बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 2024 के लिए, 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए संभावना नहीं, किसी ना किसी एक सेट में आपको देखने को मिलेगा। 100% देख लीजिएगा, मैंने बता दी आपको बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंती शूट में। आज फिजिक्स का वीडियो है और फिजिक्स 12th क्लास की फिजिक्स चल रही थी, उसी में हमने लेसन तीसरा स्टार्ट किया था, वैद्युत धारा। उसी में आज मैं आपको बहुत ही शानदार टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा में आता है, एक डेरिवेशन। आज मैं आपको ये समझ लीजिएगा, एक डेरिवेशन कराने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन रहेगा। और ये डेरिवेशन लगभग बोर्ड के हर बार की परीक्षा में किसी न किसी सेट में देखने को मिलता है। अनुगमन वेग से संबंधित डेरिवेशन है कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित करो, अनुगमन वेग का सूत्र स्थापित करो, अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित करो, या वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध की व्याख्या करो। इस तरीके से आता रहता है ये। तो सबसे पहले हम अनुगमन वेग जानेंगे, और अनुगमन वेग से भी पहले, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको वैद्युत धारा के बारे में बताई थी, उसकी परिकल्पना, उसके बारे में। अब आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं सीधे सीधे धारा घनत्व से। धारा घनत्व क्या होता है? जैसे कि आपने जाना था, जब किसी तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो वहां पर वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ये हमने सीख लिया। तो ऐसे ही माना कि हमारे पास में ये कोई एक चालक तार है, ये कोई एक चालक तार है। तो चालक तार के एकांक यानी एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजर रही है, उसको बोलते हैं हम उस तार का, या उस तार के उस बिंदु का जहां पर हम, जैसे कि भाई कोई तार है, ऐसा मान लीजिए यहाँ से बहुत मोटा है, इधर से बहुत पतला, इस तरीके के भी होंगे कोई तार, कहीं से मोटा कहीं से पतला। तो अब हम यहाँ पे धारा घनत्व तो कुछ अलग होगा और यहाँ पे धारा घनत्व तो कुछ अलग होगा। ऐसे समझ लीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये पाइप है। अब पाइप में आपका देखिएगा, यहाँ से जो पानी है, ये पाइप बहुत ये बड़ा त्रिज्या है इसकी। तो इस पाइप को हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक एल्बो लगाकर एक छोटा पाइप बना दिया, और ये वाला एक हिस्सा है। अब यदि मैं पानी, कोई यहाँ से पानी आ रहा है, बड़ा क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, इधर जा रहा है पानी, इधर जा रहा है। अब इधर वाली साइड से जो पानी निकलेगा उसका वेग, और इधर वाली साइड से जो पानी निकलेगा उसका वेग, दोनों में अंतर रहेगा। क्यों अंतर रहेगा? क्योंकि यहाँ पर वेग ज्यादा रहेगा। जब पाइप देखा, पाइप नॉर्मली जब गाड़ी वाड़ी धोते हो तो पाइप के मुंह को दाब लेते हो ताकि वो पानी तेजी से निकले। क्यों? क्योंकि उसका वेग बढ़ जाता है, तभी वो मिट्टी को आसानी से छुड़ा देता है। ठीक है। पानी का तो इतना तीव्र वेग होता है कि पानी से ही बड़े बड़े पत्थर काटे जाते हैं। ठीक है। लोहा भी काटा जाता है पानी के प्रेशर से ही। ठीक है। तो पानी का प्रेशर, उसमें क्या, बहुत पतली धार बहुत हाई प्रेशर पर डाली जाती है, तब जाके ये कटता है। ठीक उसी तरीके से यदि जितना यहाँ पे कम होगा उतना ही वेलोसिटी उसकी, यानी उसका वेग ज्यादा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जितना ये बड़ी टंकी होगी उसमें से पानी गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा नॉर्मली। इसी को दाब के निकालोगे तो पानी तेजी से गिरेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो। जैसे कोई तार है, तो तार के एकांक क्षेत्रफल से, यानी तार के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितनी धारा बहती है उसी को हम बोलते हैं उस बिंदु का धारा घनत्व। जैसे कि इस बिंदु का अलग वेग है, उस बिंदु का अलग, तो ऐसे इस बिंदु का धारा घनत्व निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है और इससे कितनी धारा बह रही है। तो इस धारा में इस क्षेत्रफल का मैं भाग कर दूंगा तो इस बिंदु पर क्या निकल जाएगा, धारा घनत्व का मान निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो किसी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये एक तार के भीतर का अभिलक्षणिक गुण होता है, इसलिए ये एक सदिश राशि होती है। कैसे? धारा घनत्व क्या है भाई? धारा घनत्व अपने आप में एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? ये राशि हो गई है सदिश। ठीक है, चलिएगा, राशि ये सदिश हो गई। और अब इसकी बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए चीजों को? चलिएगा,
ओके, यहां तक हो गया। आगे देखिए, अब नॉर्मली मैं आपको बता दूं इसके, हाँ जो याद है विमा सूत्र भी लिख लीजिएगा। विमा क्या बनेगी? विमा देखिए एम्पेयर की विमा ए, और ये आपका एम, एल ऊपर चला जाएगा, एल की पावर -2। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आप एल -2a इस तरीके से लिख सकते हो। इसका ये विमीय सूत्र हो गया। धारा गणित की परिभाषा आपको कहाँ से मिल जाएगी? परिभाषा में आपको नोट्स दूंगा तो वहां से मिल जाएगी। अब आते हैं अनुगमन वेग पर कि अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग को समझते हैं, फिर डेरिवेशन करेंगे। अनुगमन वेग को ऐसा समझिएगा, देखिए बहुत ही प्यार से मैं आपको समझा दूं। अनुगमन वेग के लिए आपको ये दो चीजों का कल्पना करो, इन दोनों तारों को देखो, ऑब्जर्व करो, इसमें कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। क्या क्या चीज दिखाई दे? मार्कर गिर गया, देखिए इसमें दिखाई दे रही है, आपको हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, मुक्त चालक का यानी चालकों का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल आपको बताया था, जिसमें आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा फ्लो होती है, यानी धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा फ्लो होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाएंगे उनको तो बोलेंगे हम चालक, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उनको हम अचालक बोलते हैं। तो यही से चीज है, क्योंकि आपको मैं छोटा सा और रिपीट करा दूं, प्रत्येक पदार्थ बहुत से अणुओं से मिलकर बनाता है, और अणु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के अंदर एक क्या होता है? बाहरी भाग होता है, इसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके बाहर चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर नेगेटिव, न्यूट्रॉन पर क्या रहता है? आपका न्यूट्रल रहता है, जीरो चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जब इसमें एक पॉजिटिव, यानी कि ये पूरा पॉजिटिव होता है और इसके बाहर नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? एक वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। जैसे जैसे हम दूर वाली कक्षा में जाते जाते हैं और दूर वाली कक्षा में जाएंगे, तो ये बल, ये जो आकर्षण बल है वो कम होता चला जाता है, और बाहर वाली कक्षा में तो इतना ज्यादा कम हो जाता है कि इस वाली कक्षा पर तो इस नाविक का बल लगता ही नहीं है। जब इस वाली बाहर वाली कक्षा पर नाविक का बल नहीं लगेगा, यानी आकर्षण बल नहीं लगेगा, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, इस बल से मुक्त आजाद हो जाता है, और ये अपनी ही गति करने लगता है, अपनी ही धुन में चलने लगता है। ठीक है, जैसे समझ लो एक कोई भी लड़का है या लड़की है, जो भी है, कोई बच्चा, और घर परिवार से दूर कहीं बाहर पढ़ रहा हो, और बाहर भी ऐसी जगह पढ़ रहा हो कि उससे वहाँ पर कोई कहने सुनने वाला ना हो, यानी कि एक अलग ही मतलब प्राइवेट रूम ले रखा हो, तो उस पर क्या होगा? घर वालों का कोई प्रेशर चलेगा? बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा। अब ट्यूशन और पढ़ रहा हो तो क्या होगा? वो ट्यूशन जाए ना जाए, कोई उससे रोकने टोकने वाला नहीं है, मस्त आराम से कभी 9 बजे आएगा, कभी 10 बजे आएगा, जैसा मन करे वैसे आएगा, घर में घुसेगा। कभी हो सकता है घर ही ना आए, बाहर ही घूमता रहे। ठीक है, तो मुक्त हो जाता है। ऐसे ही जब इस इलेक्ट्रॉन पर कुछ बल कार्य नहीं करेगा तो ये मुक्त हो जाएगा और अपनी टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगता है। लाइक ऐसे समझो, जैसे द्रव्य के अणु, गैसों में गैस के अणु क्या करते हैं? मुक्त रूप से जिगजैग गति करते रहते हैं ना, कभी इधर गया, कभी में इधर गया, इस तरीके से घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है? ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति कुछ इस प्रकार होती है, अनियमित गति, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी दौरान ये आपस में टकराते भी रहते हैं, क्योंकि इनकी अनियमित गति रहती है। यहाँ पर कैसी गति है? ये इनकी गति है अनियमित। अब ये अनियमित गति कर रहे हैं, कोई भी नियम टेम ही नहीं है इनका। जब अनियमित गति करेंगे तो ये आपस में टकराते रहेंगे, और जब ये आपस में टकराते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, इनके टकराने वाली गति को ध्यान से समझिएगा। अब ये आपस में ये टकराए, एक टक्कर मारी यहाँ पर, तो इस दूरी को, एक टक्कर में कितनी दूरी चली गई? यहाँ से यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से आप पहुंच गए, है ना। तो जब दो टक्करों में चली गई, कितनी दूरी चल ली, उसको बोलेंगे इनका मुक्त पथ, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ। और हमने मान लिया कि दो क्रमागत टक्कर, ठीक है, एक
यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच चली औसत दूरी कहलाती है माध्य मुक्त पथ। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं माध्य मुक्त पथ कहलाती है। समझ में आ गई बात? माध्य मुक्त पथ क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों में चली गई औसत दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब इन दो क्रमागत टक्करों में जितना समय लगता है भाई, इन टक्करों में कुछ ना कुछ समय लगेगा, उसको हम श्रांति काल बोलते हैं। तो दो क्रमागत टक्करों में लगे औसत समय अंतराल को माध्य श्रांति काल कहते हैं, यानी औसत श्रांति काल कहेंगे। और दो क्रमागत टक्करों के बीच, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं हम? श्रांति काल। इसको टॉ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? चलिएगा, दो चीज हमको समझ में आ गई ये यहां से। अब यहां से आपकी स्टार्ट होता, सर ये बताओ अनुगमन वेग क्या है? तो अनुगमन वेग अब आपको समझ में आएगा। अब हमने इस तार पर क्या किया, इस तार के सिरों पर और हाँ इनके बीच में जो वेग है हम इसको ऊष्मीय वेग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनमें जो वेग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति करते समय जो इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसको हम ऊष्मीय वेग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके टेम्परेचर के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मुक्त रूप से गति करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसमें क्या होता है? ऊष्मीय वेग रहता है, वो चालक के अंदरूनी टेम्परेचर के कारण। अब यहां से आगे की चीज होती है, जब हम इस तार को क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, या हमने बात करी कि इसके ऐसे करके हमने इन पर क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी लाइक दिस। ये इन तारों पर हमने क्या करा, यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके जोड़ दिया और एक यहाँ पर क्या 20 वोल्ट की एक बैटरी स्थापित कर दी, यानी कि एक बैटरी से हमने इनको जोड़ दिया, यानी कि विभव स्थापित कर दिया, इनमें हमने वैद्युत धारा का फ्लो कर दिया। तब क्या होगा, ऐसे समझ लो जो बच्चा बाहर हॉस्टल में रह रहा है या प्राइवेट रूम लेके रह रहा है घर से दूर, तो उसके पिताजी को बुला दो वहां पर रूम में, तो वो क्या करेगा, टाइम से निकलेगा 10 बजे जब भी क्लास होगी उसकी, और टाइम से बोले 2 घंटे की क्लास है 12 बजे, तो 12:15 बजे ही घर आ जाएगा, बोले कि 15 मिनट आने जाने में लग गई है नी। मतलब उसका एक नियम टाइम बन जाएगा, एक नियमित रूप से चलने लगेगा। वही चीज यहाँ पर है, जैसे ही यहाँ पर हमने एक फोर्स यानी कि एक बैटरी स्थापित कर दी, बैटरी से विभव लगा दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे टेढ़े मेढ़ी गति कर रहे थे और यहाँ पे दिखाई दे रहा सब बिल्कुल सीधे हो गए एकदम तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी का यानी विभव स्थापित कर देते हैं, तो चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियमित गति करने लगते हैं। और नियमित गति भी किस तरह की कर रहे हैं, ये गति देखिएगा, ये प्लस वाला जो सिंबल है यानी कि प्लस वाला जो सिरा है ये धनात्मक सिरा होगा, ये ऋणात्मक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये धनात्मक है, तो ये क्या है, उच्च विभव का सिरा बोलेंगे हम इसको, उच्च विभव। और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इसको निम्न विभव वाला सिरा बोलेंगे। क्या, निम्न विभव वाला सिरा। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, यानी उच्च विभव की ओर जा रहे हैं। समझ रहे हैं चीजों को। तो अब इस समय जब बैटरी लगा दी, जब ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से इधर की ओर बढ़ रहे हैं उसी वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। तो मतलब क्या समझे हम, कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभव जोड़ देते हैं या विभव स्थापित कर देते हैं, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव सिरे की ओर एक निश्चित वेग से गमन करने लगते हैं, निश्चित वेग से गति करने लगते हैं या निश्चित वेग से चलने लगते हैं। इसी निश्चित वेग को हम अनुगमन वेग या इसका दूसरा नाम भी है अपवाह वेग।
अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। समझ में आ गई चीजें कि जब चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं, विभव स्थापित करते हैं, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से या एक औसत वेग से निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इसी निश्चित औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर होगी चीजें? चलिएगा, हमको अनुगमन वेग के बारे में समझ में आ गया सारी चीजें, ठीक है। चलिए, बाकी डेफिनेशन मिल जाएगी आपको किसमें, उसमें नोट्स में मिल जाएगी। अब हम डेरिवेशन करेंगे भाई। डेरिवेशन के लिए भी ये चित्र बनाना है। डेरिवेशन का नाम आप सुन लीजिए। डेरिवेशन में क्या करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, अनुगमन वेग तथा तो अब इसका एक डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 के लिए, 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। लिख लीजिए, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है ये, अति महत्वपूर्ण 2024 में आने की संभावना नहीं, किसी ना किसी एक सेट में आपको देखने को मिलेगा। 100% देख लीजिएगा, मैंने बता दी आपको बात। चलिए, इस डेरिवेशन को करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या है, जो आपने देखी है वही थ्योरी है। हमारे पास एक चालक है, ये क्या है, ये चालक है जिसकी लंबाई L है, यहां से यहां तक की लंबाई L है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि मैं इस मार्कर को काट दूं तो ये वाला जो क्षेत्रफल है कितना मोटा है, इस तरीके का, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यही पर थ्योरी हम लिख दे रहे हैं। क्या है, यहाँ पर थ्योरी में लाल पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। माना हमारे पास एक चालक, इसका नाम जो भी आप देना चाहो दे सकते हो, चालक है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। लिख दो, पूरा लिखो, क्षेत्रफल A है, बस, ठीक है। और हम एक चीज और मान ले रहे हैं, माना चालक, ये चालक तार कह दीजिए, चालक तार कहोगे ज्यादा बेटर रहेगा। माना चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तब, ठीक है। अब हमने मान लिया लाइक दिस, ये आपका एक कोई चालक तार है जिसके क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसकी लंबाई L है, इस तरीके से L है। अब भैया इसमें पूरे इस चालक में, यानी पूरे इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे 1, 2, 10, 20, 1000, 2000, कितने भी हों वो हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि इसके एक एकांक आयतन में, यानी कि यूनिट आयतन में, 1 मीटर इसके 1 मीटर क्यू आयतन में, यानी यूनिट आयतन में, एक आयतन में, ठीक है, एक यूनिट आयतन में, एकांक का मतलब एक यूनिट आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 6, 10 हमने मान लिया, ठीक है। तब ध्यान से समझ लीजिए, चीजों को ध्यान से सीखिएगा। अब इसमें इसके आयतन, यानी कि टोटल आयतन की मैं बात करूंगा तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, पहली बात समझो, ठीक है। तार का कुल आयतन V मान ले रहा हूं, कितना हो जाएगा। नॉर्मली आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन जब आपको क्षेत्रफल आपको दे रखा हो तो हम क्षेत्रफल इंटू उसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ऐसे समझ लो, लंबाई या ऊंचाई बात एक ही है। कैसे, यदि ये ऐसे रखा हुआ है, इस तार का क्षेत्रफल ये है और इसको मैं ऐसा कर दूं तो यही तार की ऊंचाई बन जाएगी। अब ये लिटा दिया तो लंबाई बन जाएगी, तो लंबाई और ऊंचाई बात तो वही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आयतन कितना हो जाएगा, A इंटू L, इसका आयतन क्या हो जाएगा, A इंटू
एल। समझ में आ गई बात? एल क्यों? क्योंकि आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया, यानी क्षेत्रफल इनटू किसी सिलेंडर है, सिलेंडर इस तरीके की जितनी भी शेप होंगी, सिलेंडर हो, सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है, यदि उसको लिटा देंगे, ऐसे खड़ा है तो ये ऊंचाई, ऐसे लिटा देते इसकी लंबाई, तो इसके क्षेत्रफल में लंबाई की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आयतन निकल जाएगा। अब हमको पता है, क्या पता है, चूंकि एक आयतन में, यानी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, इसलिए इस कुल आयतन में, तार के कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तार के कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? ध्यान से समझिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि यदि ये इस तरीके से है और इसमें इस तरीके के कितने, 1 2 3 4 5 आयतन है, इसको एक यूनिट आयतन बोला है, यूनिट, ठीक है, एक यूनिट। तो मैं कह रहा हूं एक यूनिट में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहां से यहां तक इस पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको पता चलेगा। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 25 हो जाएंगे। कैसे पता चली? यदि मैं कह रहा हूं एक में 50 हैं तो कितने हो जाएंगे, आपको पता चल रहा है 50 50 50 50 50, तो कितने हो गए, 250 हो गए। कैसे पता चल रही है? इसमें 1 2 3 4 5 यूनिट हैं, कितनी यूनिट हैं, और उसी में इस यूनिट में मैंने गुणा कर दी 50 की, तो कितना आ गया, 50, 250 इलेक्ट्रॉन निकले। समझ में आ रही चीजें भाई? बात समझो। मैं कह रहा हूं कि एक यूनिट में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 20 यूनिट में कितने होंगे, तो इस 10 इलेक्ट्रॉन में गुणा कर दूंगा 20 की, 20 दाम के 200 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं इस तार के एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, तो तार के कुल आयतन में कितने होंगे, तो कुल आयतन है कितना, बेसिकली इतना है, AL, और इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगी कितने की, n की, तो क्या हो जाएगा, ALN, क्या हो जाएगा, ALN, ये मल्टीप्लाई होगी तीनों की, ठीक है। चलिएगा, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन निकल आए। अब हमें इस तार में धारा, तार में कितनी धारा, हम तार में धारा निकालना चाहें, ठीक है, तार में धारा निकाल लेंगे हम, धारा। तो भैया धारा बराबर क्या होता है, नॉर्मली तार में पहले कुल आवेश, तो इसमें जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कुछ आवेश होगा, तो तार के कुल आयतन में आवेश, सीधे सीधे लिख दो, तार में कुल आवेश, तार में कुल आवेश में Q मान ले रहा हूं, बड़ा Q, तो तार में आवेश बराबर क्या होता है, तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू E, इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू E, ठीक है, क्योंकि Q बराबर होता है Ne, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू E, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो लिख देना तार में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू E, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, कुल, तार में कुल, तार के कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ALN, और E हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ALNE, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपकी क्या कुल आवेश निकल आया, तार का कुल आवेश निकल आया, तो तार का कुल आवेश निकल आया। आपको समझ में आ गया कुल आवेश कैसे निकला। देखिए चीजों को सीक्वेंस में लेंगे हम, क्या लेंगे, चीजों को सीक्वेंस में। अभी तक हमको क्या मिल गया, पहले आयतन मिला, फिर उस आयतन में हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिले, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन मिले तो कुल आवेश मिल गया। अब हमको क्या पता चल रही है, आवेश यहाँ से, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, एक जगह तो रुका नहीं रहेगा, वो गति करेगा, यहाँ से यहाँ तक गति की, तो उसने जब आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसमें धारा भी हो जाएगी, धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में धारा कितनी आ जाएगी भाई, तो धारा लिख देंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन में धारा, तो धारा I बराबर क्या है, नॉर्मली धारा का मतलब क्या, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है,
कि भैया यहाँ से यहाँ तक कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक मुक्त इलेक्ट्रॉन को चलने में कितना समय लग रहा है। तो लिख देंगे कुल आवेश बट्टे समय। तो I बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश तो हमने Q माना है और समय हमने मान लिया T, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को लग रहा है T समय। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर, तो यहाँ से आपका Q का मान रख देंगे ALNE अपॉन हो जाएगा T। ठीक है, हमको इस समय की आवश्यकता पड़ेगी तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको T को इधर पहुंचा दे रहे हैं और T का हम वैल्यू निकाल रहे हैं ALNE अपॉन I, ये निकल आया T। क्यों हमको आवश्यकता पड़ेगी अभी आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमको समय नहीं चाहिए था, हमको चाहिए अनुगमन वेग और धारा में संबंध। अनुगमन वेग और धारा में संबंध, हमको धारा हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध, और यहीं से आपका आ जाएगा अनुगमन वेग और धारा में संबंध, ऐसे भी पूछ सकता है। चलिए चीजों को सीखो। हम पहले अनुगमन वेग और धारा घनत्व हमको चाहिए, चलो धारा घनत्व को बाद की बात करते हैं, पहले सोचो अनुगमन वेग और धारा में संबंध चाहिए। हमको धारा हमने निकाल ली यहाँ से और धारा में T हमने निकाल दिया, इस तरीके से आ गया। अब अनुगमन वेग भी चाहिए तो हम मान ले रहे हैं माना मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है, तब भाई Vd बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं सूत्र हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, सूत्र वेग बराबर, सॉरी हम सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वैसे वेग बराबर होता क्या है, विस्थापन बट्टे समय होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, जिसको हमने बताया परिभाषा में उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये हमने मान लिया Vd अनुगमन वेग। अब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, ये रहा वो समय, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा था T, तो उसको हमने T से प्रदर्शित किया है। अब ये विस्थापन यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब ये T का मान रख देंगे तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, Vd बराबर हो जाएगा L अपॉन, ये T का मान कितना है ALNE अपॉन I, ये हो जाएगा। अब ये वाला I आपका ऊपर पहुंच जाएगा कूद के, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, Vd बराबर हो जाएगा आपका, Vd बराबर हो जाएगा, I ऊपर पहुंच जाएगा LI अपॉन ALNE। अब इससे ये कट जाएगा तो Vd बराबर आ जाएगा, Vd बराबर आ जाएगा I अपॉन ANE, ये आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें आपका यही अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध है, यही अनुगमन वेग और धारा में संबंध है, यही अनुगमन वेग और धारा में संबंध आ गया। ये क्या है, Vd, याद रखिएगा Vd का मतलब क्या है, ये है आपका अनुगमन वेग। ये क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग और धारा में संबंध, यानी अनुगमन वेग और धारा में संबंध का मतलब क्या है कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये दोनों उपस्थित हों। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध चाहिए तो इसी में एक लाइन बढ़ जाती है। कैसे, धारा घनत्व बराबर क्या, धारा घनत्व J बराबर होता है I अपॉन A, ये होता है। यहीं से हम I की जब वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा यहीं से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ANEVD, ये आ गया। ठीक है, तो J बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ANEVD अपॉन ये A हो जाएगा। इस A से ये वाला A कट जाएगा तो J बराबर आपका आ जाएगा NEVD, यही अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध होता है या संबंध है। समझ में आ गई चीजें। तो आपको क्या है, डेरिवेशन में 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलने पर ही ये वेग उत्पन्न होता है। तो पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, फिर इस तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, फिर आवेश,
जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे आवेश है तो वहाँ पे धारा उत्पन्न हो जाएगी, धारा निकाल देंगे। जब धारा, क्योंकि अब धारा निकल गई, अब हमको क्या चाहिए, अनुगमन वेग। वेग बराबर सूत्र होता है ये वाला, इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चीज अलग है यहाँ से, इस तरीके से इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। डी अनुगमन वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, तो इसका विस्थापन यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सिंपल सी बात है एल बट्टे समय, यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगेगा टी, जो टी हम पहले ही निकाल चुके हैं, इस टी का मान रख देंगे यहाँ पर, बाकी ये सॉल्व कर देंगे तो ये आपका निकलता चला आएगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है। इसके नोट्स अभी तक दिए नहीं है मैंने, तो आज शाम को आपको नोट्स की वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स 2 तरह से आपको मिल जाएंगे आपके कॉपी में। ठीक है, चलिएगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।